अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन स्पर्म। मैमेलियन स्पर्म्स के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, उसके जो वेरियस पार्ट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ में उसके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि मैमेलियन स्पर्म या स्पर्म सेल्स या स्पर्मेटोज़ोआ ये एलोंगेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर है और इसके यानी दिस इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अब उनका फंक्शन होता है कि वो जो ना स्पर्म सेल को कीमियो अट्रैक्टेंट्स के यानी जो कीमियो अट्रैक्टेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्ड शो करवाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, यानी वो अलाउ करता है इस बात का, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस बात का अलाउ करते हैं कि जो कीमियो अट्रैक्टेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्स जो नहीं शो किया जाता है। और दूसरी बात ये कि वो जो एग के साथ उनका जो इंट्रैक्शन है उसके लिए भी जो ना ये क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वो उन्हें अलाउ करते हैं। उसके बाद जो स्पर्म सेल है वो तीन रीजन यानी तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है: हेड, मिडल पीस और टेल ऑफ फ्लैजिला। तो इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये जो ना हेड रीजन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये फ्लैजिला, ठीक है, और सेंटर में ये क्या होता है, मिडल पीस होता है। और मज़ीद अगर हम डिस्कस करें, जो हेड होता है वो एक्रोसोम और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और एक्चुअली इस जो पूरा हेड है, ठीक है, या इस पूरे स्पर्म सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होती हैं, हमने अभी डिस्कस किया, रिसेप्टर मौजूद होती हैं। तो अगर हम हेड की बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज़ में स्पर्म का हेड जो हेड होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम मैन की बात करें तो ये पेयर शेप्ड या स्पून शेप होता है। और इसका जो होमिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 0.05 mm या 50 माइक्रोमीटर जो ना इसका लेंथ होता है। ठीक है, एंड 1/12 ऑफ टोटल स्पर्म ऑफ 0.66 mm इन मैन। मैन में जो ना 0.66 का जो यानी टोटल स्पर्म है उसमें से 12वां हिस्सा किसका है, उस हेड का है। तो हेड एक्चुअली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक होता है एक्रोसोम और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जो एक्रोसोम होता है वो उस जो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होता है, और टिप यानी हेड के ऊपर ऊपर वाला जो पहले पहले चीज़ मौजूद होती है वो क्या मौजूद होता है, एक्रोसोम मौजूद होता है। और ये यूनिट मेम्ब्रेन के ज़रिए बॉन्डेड होती है और ये गल्जी ऑपरेटर से बना है, क्योंकि गल्जी ऑपरेटर्स का काम होता है वेसिकल बनाना, केमिकल्स बनाना। तो इसके पास वही केमिकल्स यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं जिसे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये यानी इस इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, ठीक है, वो कवरिंग एक्चुअली न्यूक्लियस को भी साथ में कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी मेम्ब्रेनस यानी इस पूरे इसकी जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, कैप कहते हैं। जो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती हैं, ठीक है, जो एक्रोसोम कंटेन करता है, मिसाल के तौर पर एसिडिक फस्फा एल कैथेप्सिन और हेयालुरोनाइडेज। तो इस तरह के ये एंजाइम्स यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये पोजेस करता है। तो एक्चुअली ये जो एंजाइम होते हैं ये एग की कवर को जो ना डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। एग की साइटोप्लाज्म के दरमियान में यानी कनेक्शन बनाते हैं, और ये एक्चुअली एग को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो एक्चुअली न्यूक्लियस और एक्रोसोम है, वेसिकल है, इसके दरमियान में छोटा सा यानी वो मौजूद होता है। ठीक है, रीजन मौजूद होता है। उस रीजन पे क्या ग्लोब्यूलर एक्टिन प्रोटीन मौजूद होती हैं। एक्चुअली यही ग्लोब्यूलर एक्टिन प्रोटीन होती हैं जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो यानी एक्सटेंडेंट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये कि उसका स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है, एक्रोसोम बिल्कुल बाहर की तरफ निकलता है। मैं एक्चुअली यहाँ आप पॉइंटर लेके मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो ये जो है ना ऐसा समझो, ये इसका यूं एक्रोसोम है और यहाँ ये प्रोटीन मौजूद है इधर। तो ये प्रोटीन क्या करेगा, इस एक्रोसोम को इस ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई है। मैंने कहा था ये क्या है, उसका हेड है, यानी ये सॉरी एक्रोसोम वेसिकल है, यहाँ मौजूद होता है वो प्रोटीन एक्रोसोम एक्टिन प्रोटीन। इस एक्टिन प्रोटीन का क्या काम होता है कि ये जो ये आपको नज़र आ रहा है एक्रोसोम, ठीक है, इसको ये आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश करता है। तो इस तरह से ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जाके एग की जो मेम्ब्रेन है उसको जाके ये क्या करता है, तोड़ता है।
अगर हम सी अर्चिन और दूसरे स्पीशीज़ की बात करें तो जो रिकॉग्निशन प्रोसेस है वो किसके दरमियान में होता है, एग और स्पर्म सेल्स के दरमियान में होता है। और ये एक्रोसोमर प्रोसेस न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की मदद से जो एक्रोसोम्स होते हैं ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, उनके दरमियान में स्पर्म और एग के दरमियान में रिकॉग्निशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो इसी तरह से दूसरे स्पीशीज़ की बात करें, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो एक्चुअली क्या करता है कि उसके, ठीक है, जो डेंसली पैक क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनकी शेप को डिस्कवर कर रहा होता है, डिटरमाइन कर रहा होता है। और दूसरी बात ये कि इसका जो हेड का रीजन है, हेड के रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस मौजूद होता है। और एक्चुअली न्यूक्लियस ही होता है, आपको इस चीज़ का पता है कि वो हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है। तो इसी तरह से जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उसके वो जो ना जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियस आरएनए और दूसरे फ्लूइड मौजूद नहीं होते, या क्रोमोसोम्स या प्रोटोअमाइंस मौजूद होते हैं हिस्टोन प्रोटीन की जगह। ये सारी चीज़ें नहीं होती। कौन कौन सी चीज़ें, न्यूक्लियस आरएनए फ्लूइड्स, ठीक है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होते हैं, प्रोटोअमाइंस मौजूद होते हैं। और जो पोस्टीरियर हाफ है एक्चुअली वो एक डेंस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड यानी कवर्ड रहता है। उस डेंस लेयर ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, मेचेंटी कहते हैं, ठीक है, मेचेंटा या मेचेंटी। तो मेचेंटी एक्सटेंड्स इनटू द मिडल पीस आल्सो, और ये जो मिडल पीस है उसमें भी ये एक्सटेंड कर रहा होता है। बोथ द न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम रिमेन कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो न्यूक्लियस और एक्रोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। टुगेदर द एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट द स्पर्म हेड। तो यही जो स्पर्म हेड है वो किस पर मुश्तमिल होता है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है मिडल पीस। एक्चुअली मिडल पीस जो है ना उसके उस यानी जो हेड है उसके पीछे मौजूद होता है, ठीक है। और ये जो ना हेड को मिडल पीस जो ना इसके जो एंड पीस है, ठीक है, टेल है, उसके साथ ये क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। तो इसमें क्या मौजूद होती हैं, सेंट्रियोल्स मौजूद होती हैं। टू टाइप्स ऑफ सेंट्रियोल होती हैं, और वो दोनों जो है ना न्यूक्लियस की साइड पे मौजूद होती हैं और वो पेयर की शक्ल में होती हैं। और दूसरी बात ये कि वो राइट एंगल पे होती हैं, ठीक है, ऐसे बिल्कुल। ये ऐसे समझो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इस साइड पे इधर ऐसे दोनों आमने सामने मौजूद होते हैं। सॉरी यहाँ जो ना वो नहीं हो रहा, तो एक मिनट। तो ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे समझो ये ऐसे न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस पे ऐसे राइट एंगल पे दोनों मौजूद होती हैं, ठीक है, एक ये, ठीक है, दूसरा ये। तो ये राइट एंगल पे मौजूद होते हैं और इन दोनों का फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो बोथ सेंट्रियोल्स हैव सेम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अंदर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो विजिबल नज़र आते हैं। तो मैं आई थिंक पहले इस स्ट्रक्चर को शायद दिखा दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैं थोड़ा सा सब कुछ दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज एक्रोसोम, आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर। तो उसके बाद जो ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के यानी कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये इसका जो मोस्ट ऑफ द हेड पार्ट है ये कौन कवर कर रहा है, न्यूक्लियस कवर कर रहा है। इसी तरह से ये जो ये है नेक है, ठीक है, नेक के बाद ये जो मैंने सेंट्रियोल की बात की है वो ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ये दो टाइप्स के सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। तो ये जो और वो यानी ये दो वो सेंट्रियोल थे मिडल पेज में। और तीसरी बात ये कि यहाँ शायद आपको नज़र आ रहा होगा, एक मिनट। तो ये वो लेयर है जिसे हम मेचेंटी कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के लोअर पोर्शन को और साथ में किसको कवर कर रहा होता है, मिडल पीस को भी कवर कर रहा होता है। तो उसके बाद हम कहाँ थे कि सेंट्रियोल की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है एंटीरियर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर या डिस्टल सेंट्रियोल। एक्चुअली जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ठीक है, वो एग में डोनेट हो जाता है, ठीक है, जो स्पर्म है उसे वो एग को डोनेट कर देता है। और एक्चुअली इसमें जो माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स हैं वो इससे बनती हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो मतलब ये कि इट लाइज एट अ राइट एंगल टू द स्पर्म एक्सिस इन द डिप्रेशन ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। जो पोस्टीरियर यानी सरफेस ऑफ न्यूक्लियस है उसके राइट एंगल पे मौजूद होता है। और ये मतलब किसको डोनेट होता है, एग को डोनेट होता है, और उससे स्पेंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है या माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। और दूसरा होता है पोस्टीरियर सेंट्रियोल या डिस्टल सेंट्रियोल। एक्चुअली इसका क्या काम होता है कि ये एक्सोनीम की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। मतलब ये कि फ्लैजेला, उसका जो टेल है, टेल के फॉर्मेशन में ये क्या होता है, बड़ा
हेल्पफुल होता है, ठीक है। मतलब ये कि इससे टेल बनती है। और ये कहाँ मौजूद होता है, ये बेसल फ्लैजेलम के बेस पे मैंने यानी टेल के बेस पे मौजूद होता है और बेसल बॉडी के तौर पर काम करता है। बेसल बॉडी आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि फ्लैजेला की अराइजमेंट कहाँ से होती है, बेसल बॉडी से होती है, फ्लैजेला और सिलिया की। उसके बाद अगर हम बात करें रिंग सेंट्रियोल्स की, तो उसका जो पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, मिडल पीस का, वो उसकी इमेज भी आपको दिखा दो। तो ये जो ना ये पोस्टीरियर एंड है मिडल पीस का, ये भी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इस जगह पे ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, रिंग सेंट्रियोल। एक्चुअली ये रिंग सेंट्रियोल मौजूद होता है मिडल पीस के दरमियान में। तो इस मिडल पीस का यानी मिडल पीस और टेल के दरमियान में क्या मौजूद है, रिंग सेंट्रियोल मौजूद है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो उनको नीचे आने से बचाता है, मतलब ये कि टेल में आने से बचाता है, ठीक है। तो सॉरी आगे थे। तो इट डज नॉट रिजेंबल टू द ट्रू सेंट्रियोल इन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कोई ट्रू सेंट्रियोल के तौर पर काम नहीं करता, बट इसका क्या काम होता है कि ये जो ना प्रिंसिपल पीस में उस माइटोकॉन्ड्रिया को स्लिप होने से बचाता है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, द साइटोप्लाज्म फॉर्म्स अ कंडेंस्ड लेयर नोन एज द मेचेंटी अलोंग द पेरिफेरी ऑफ मिडल पीस। तो वो जो मेचेंटी है, ठीक है, वो इधर भी है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये हाफ ऑफ द न्यूक्लियस को ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, ये शायद आपको ये मैंने जो लाइन लगाया वो नज़र आ रहा हो। तो ये ऊपर देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो ना यहाँ भी आ रही है, देख लें आप गौर, इस इमेज को यहाँ से गौर से देख लें तो ये यहाँ भी आ रही है, ठीक है, कि ये जो ना माइटोकॉन्ड्रियल या जो मिडल पीस है उसको भी कवर कर रहा है ये मेचेंटा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखें नेक्स्ट है टेल ऑफ फ्लैजेलम। टेल ऑफ फ्लैजेलम ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है और एक्चुअली ये क्या होता है कि स्पर्म की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, उसे तेज़ी से फॉरवर्ड करता है, ठीक है। और इस टेल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल पीस और दूसरा क्या होता है, एंड पीस। तो एक्चुअली इन दोनों के जो फंक्शंस होते हैं, इनका फंक्शंस यही होता है कि जैसा भी कंडीशन है, स्पर्म्स की मूवमेंट को कैरी आउट करना है कि ताकि स्पर्म फॉरवर्ड मूव करे। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल में क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये वो मूवमेंट नहीं शो कर सकते। तो उनकी मूवमेंट शो कैसे होती है, तो किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं, एक्चुअली उनमें कंट्रैक्टाइल जो कंट्रैक्टाइल यूनिट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी मसल फाइबर्स की। तो यहाँ मसल फाइबर तो नहीं होते, यहाँ क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लैजेला की हमने बात की थी कि उसमें एक्सोनीम होता है, एक्सोनीम क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। तो अभी भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से, ठीक है, यानी स्मूथ कंट्रैक्टाइल मसल होती हैं, या दूसरी बात ये कि उसमें क्या मौजूद होता है, मैग्नीट्यूड की वजह से थ्री थ्री अराउंड अबाउट 3 मिलियन स्पर्म्स जो है ना एक एजैकुलेशन में रिलीज होते हैं। तो वो स्पर्म्स की इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होती है कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं, प्रोपाइल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्पर्म क्या होता है, फॉरवर्ड मूव करता है। लेकिन जैसे ही स्पर्म एग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाता है, तब उसकी जो फ्लैजेला होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर जो है ना वो फ्लैजेला मूवमेंट करके एग की फर्टिलाइजेशन में जाके इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बहुत सारे स्पीशीज़ में ये इमोटाइल होता है, लेकिन अगर हम बात करें नीमाटोड की, तो वो नीमाटोड एक्चुअली वहाँ क्या होता है कि स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। और दूसरी बात ये कि उसमें ये कि जो हाँ स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजेशन भी वहाँ होती है, मतलब ये कि हर्मैफ्रोडाइट का कंसेप्ट आ रहा है। मैंने ये बात की है कि नीमाटोड एक ऐसी स्पीशीज़ है, सॉरी, नीमाटोड की चंद स्पीशीज़ ऐसी हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन वहाँ होता है जहाँ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये कि वो हर्माफ्रोडाइट है, दोनों किस्म के उसमें सेक्सेस मौजूद हैं। तो बाकी जितने भी स्पीशीज हैं उनमें क्या होता है, स्पर्म की ट्रैवलिंग होती है और स्पर्म की एक्टिव लाइफ 24 आवर्स होती है।
तो उसमें क्या होते हैं कि द मेजर मोटर पोर्शन ऑफ द फ्लैजेलम इज द एक्सोनीम। अब वही फ्लैजेला का जो यूनिट है ऐसे समझो वो क्या है, एक्सोनीम है। अब एक्सोनीम एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो फार्म मैक्रोट्यूब्यूल्स इमिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रियोल एट द बेस ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस। स्पर्म न्यूक्लियस के नीचे जो कौन सा वो था, सेंट्रियोल था, कौन सा था, डिस्टल। तो वो डिस्टल से ही निकलने वाले जो मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ये उन्हीं से बना होता है। मतलब नीचे जितने भी मैक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं तो वो यानी टेल कंसिडर होता है। और टेल किसका बना होता है, यानी वो फ्लैजेला होती है। और फ्लैजेला में क्या मौजूद होते हैं, एक्सोनीम मौजूद होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम की बात करें तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली मैक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है। दो सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो बाकी वो सिंगलेट फॉर्म में होती हैं। और जो बाकी 9 होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लेट मैक्रोट्यूब्यूल होते हैं। तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा कि 9+2 अरेंजमेंट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये सी शेप्ड के होते हैं और कितने 11 प्रोटो फिलामेंट्स होती हैं। और वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। और जो मैक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, डाइमेरिक ट्यूबुलियन प्रोटीन होती हैं, ठीक है, डबल फॉर्म में, यानी अल्फा एंड बीटा फॉर्म में होती हैं। तो ये आपको ये मेल का स्पर्म का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसकी डाइसेक्शन यानी टेल की डाइसेक्शन यानी फ्लैजेला की वो डायग्राम है। तो उसमें ये आपको शो हो रहा है, ठीक है, कि ये इसमें 2 सिंगलेट अंदर मौजूद होते हैं। और ये क्या होते हैं कि 12 जो है सॉरी 11 क्या होते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी 9 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये जो आपको स्ट्रक्चर शो कर रहा है इसमें ये शो कर रहा है कि कितने प्रोटोफ्लेमेंट्स होती हैं, 11 होती हैं। लेकिन चंद केसेस ऐसे भी होते हैं जहां 11 की बजाय 13 जो है ना 13 प्रोटोफ्लेमेंट्स होती हैं। तो उसके बाद जो ना एक डैनियन आर्म है, ठीक है, डैनियन आर्म्स किस काम के लिए होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बात समझ में आई है कि जो मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं तो ये यानी डबल फॉर्म में होते हैं ना। ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन की। जो उसमें एक सिंगलेट होता है, ठीक है, दो होते हैं ना, तो एक में कितने होते हैं, 11 प्रोटो फिलामेंट्स होते हैं। और दूसरे में क्या होते हैं 13 प्रोटो फिलामेंट्स होते हैं। तो ये बात समझ में आई है। मैं इस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा यूनिट्स होते हैं। तो अल्फ़ा यूनिट और बीटा यूनिट में जो पहला होता है फर्स्ट पोर्शन उसमें 13 वो होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसमें कितने होते हैं, 11 प्रोटोफ्लेमेंट्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनिम देखो, ये आपको एक फ्लैजेला नज़र आ रहा है, ठीक है। फ्लैजेला के ये प्रिंसिपल पीस है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये देखें। और ये क्या है, एंड पीस है। ये इस यानी यहाँ से डायसेक्शन की गई है, ये आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद इसकी जो टेल की डायसेक्शन है वो ये क्रॉस सेक्शन ये नज़र आ रही है। तो एक्चुअली उसमें है क्या, देखो एक्सोनिम की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। तो उसके बाद जो है ना इसकी टेल में एक न्यू चीज़ है जो यहाँ आपको नज़र आ रही है, ये फैब्रस शीथ। एक्चुअली इस फैब्रस शीथ का फंक्शन होता है, क्योंकि इस पम्प ने मूवमेंट शो करना होता है, तो वो उस शीथ उस पम्प की सरफेस को, क्योंकि छोटी होती है टिप की तरफ, काफ़ी वीक होती जाती है, यानी छोटी सी टिप होती है, तो ये उस टिप की स्ट्रेंथ में, उसे स्टिफन करने में, सख्त करने में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। उसके बाद डैनियन डैनियन प्रोटीन का क्या काम होता है कि ये एटीपीज पंप के तौर पर काम करता है, एटीपीज के तौर पर काम करता है, एटीपी की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है। उससे जो एनर्जी ज़रूरत होती है वो उस एनर्जी से माइक्रोट्यूब्यूल्स की मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फ्लैजेला मूव करता है। और स्लाइडिंग मूवमेंट से क्या होता है कि जैसे फ्लैजेला फड़फड़ाता है तो उससे क्या होती है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है, वैसे आपको पीछे भी नज़र आए होंगे, बट यहाँ देखें कि ये क्या होते हैं कि 2 आर्म्स मौजूद होते हैं दोनों साइड पे। तो इनका क्या काम होता है कि ये एटीपीज पंप के तौर पर काम करते हैं और एनर्जी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। उसके बाद है कार्टाजेनर ट्राइएड। एक्चुअली आपको वो मैं एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों में, ठीक है, डेनियन जो प्रोटीन है वो फंक्शन ना परफॉर्म कर सके, तो उसमें क्या होता है कि उस इंडिविजुअल में एक बीमारी यानी एक डिफेक्ट होती है जिसे हम कार्टा कार्टा ज- अ, कार्टर कार्टा कार्टा जेनर इफेक्ट कहते हैं, कार्टा जेनर ट्राइएड इफेक्ट कहते हैं। तो
उसमें क्या होता है कि स्पर्म्स हैं वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते, ठीक है। 9+2 रूल की बात करें, 9+2 रूल जो ना, इसमें डेनियन भी साथ में मौजूद होते हैं। तो ये एक्सोनिम का वो स्ट्रक्चर है जो पूरे यूकेरियोट्स में पाया जाता है। तो उसके बाद जो ना जो डेनियन आर्म है इसका आपको पता है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एटीपी नीडेड होती है, एटीपी यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एटीपी को कौन ब्रेक करता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके बाद जो है ना, यानी वो सॉरी बता ही देता हूँ। तो जो डेनियन है वो इस चीज़ को ब्रेक करता है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो एक्चुअली ये एटीपी एनर्जी कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, ठीक है। जो कि मिड मिड पीस में या मिडल पीस में मौजूद है, ठीक है। तो बहुत सारे स्पीशीज़ में एक डेंस लेयर होता है, ये बात समझ में आई है। अभी उस चीज़ को मैंने उधर फाइब्रस चीज़ को डिस्कस किया था, वो यहाँ लिखी हुई है, स्ट्रक्चर में था, मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। तो जो ना डेंस फाइबर होती है, ठीक है। और डेंस फाइबर होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल शीथ और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होती है। तो इसका काम क्या होता है कि स्टिफन्स द स्पर्म टेल को स्टिफ करता है, क्योंकि अब थिकनेस है वो टिप की तरफ डिक्रीज होती जा रही है, तो इसने मूवमेंट शो करना होता है। तो ठीक है, तो उसके लिए ये क्या होता है, ज़रूरी होता है, ताकि वो स्टिफ हो और मूवमेंट अच्छी तरह से क्रिएट कर सके। तो देखो, अब स्पर्म सेल्स है वो एग 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 यानी जो एग तक पहुंचने के लिए उसको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और बहुत सारी उसे मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। ताकि वो यानी इसे कैपेबल हो जाए कि वो स्पर्म के साथ रिएक्ट कर सके। उसके बाद जैसे इजैकुलेशन होती है, ठीक है। तो स्पर्म्स मूवमेंट शो नहीं कर सकते, ठीक है। उनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो कि वो एग के साथ बैंड कर सकें और फर्टिलाइज कर सकें, ठीक है। जैसे स्पर्म मैचुरेशन की फाइनल स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेशन अकर नहीं होती, ठीक है। तो अनटिल द स्पर्म हैज़ बीन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जब तक स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंचता, तब तक वो क्या होता है, अपना मूवमेंट खुद नहीं कर सकता। इस चीज़ को हम कैपेसिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, तो वो क्या होता है, उसका जो फ्लैजेला है वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो मोटाइल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ स्पर्म की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है कि ये सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस डोनेट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस हाफ ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट यानी जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें डोनेट करता है। और जो सेंट्रियोल होते हैं वो आपको पता है कि माइटोटिक अपरेटस उनमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी फंक्शन ये होता है कि उसमें फ्लैजेला मौजूद होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसकी एक्टिविटी होती है। सेकंड फंक्शन ऑफ स्पर्म इज मोटेलिटी विच इज़ एक्टिवेटेड आफ्टर रिलीज ऑफ मेल बॉडी। जैसे मेल बॉडी से रिलीज होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, फीमेल बॉडी में जब इंटर होता है। दूसरी बात ये कि इसके पास चंद ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ये क्या करता है कि उस एग के लेयर्स को तोड़ के उसमें क्या होता है, पेनिट्रेट होता है और फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो द बॉन्ड्स आर ब्रोकन एट डिफरेंट प्लेसेस इन द केमिकल लेयर बाय द स्पर्म टू पेनिट्रेट। अब जो यानी एग के दरमियान में मुख्तलिफ किस्म की बैंडिंग होती है, बॉन्ड्स बने होते हैं, उनको तोड़ने में हेल्पफुल होता है। तो बेंडिंग विद द एग फिर क्या होता है कि वो उस स्पर्म्स कंटेन स्पेसिफिक केमिकल्स हुज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द एग सरफेस। अब एग सरफेस पर बहुत सारे यानी रिसेप्टर मौजूद होते हैं, और वो जो स्पर्म के पास केमिकल हैं वो उसके साथ जाके अटैच होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो उस एग के साथ उनकी एक कैपेसिटी होती है कि वो बैंड होते हैं, ठीक है। पहले एग इनएक्टिव रहती है, जैसे यानी स्पर्म उसके साथ अटैच होता है तो एग एक्टिवेट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। जैसे actually when the egg activation when they will bind physically to the egg it is activated, ठीक है। जैसे यानी स्पर्म एग के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, बैंड होता है, तब क्या होता है, एग की एक्टिवेशन होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको फुली क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप जाके वीडियो को दोबारा रिवाइज करें, इंशाल्लाह आपको ये कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। शुक्रिया।